एक सवाल है मेरा, वो है हिंदू राष्ट्र को लेकर। हिंदू राष्ट्र की बहस देश में फिर से हो गई है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जैसे तमाम बाबा हैं, वो मांग कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। आपका टेक इस पर? देखिए, इस देश में किसी भी नागरिक को, चाहे उसका पेशा कोई भी हो, चाहे वो फल बेचता हो या जो है किसी मंदिर का पुजारी हो, अपनी जो है बोलने की स्वतंत्रता के आधार पे कुछ बोलता है। जब तक कि संविधान की मूल भावना आहत ना हो और दायरे में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसमें रह करके कोई अगर अपनी बात कर रहा है तो उसको यह बात करने की आज़ादी है। लेकिन देश चलेगा कैसा है, इसका तो एक नियम कायदा बना हुआ है। उस नियम कायदे के हिसाब से यह देश चलेगा संविधान से, और उस संविधान में कानून कैसे बनेंगे, न्यायपालिका कैसे काम करेगा, विधायिका कैसे काम करेगा, तमाम चीज़ें उसमें लिखी हुई है। और संविधान के हिसाब से हमारा देश, जैसा मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चलने की जो भावना है, उसके आधार पर चलेगी। किसी भी इंसान के साथ उसके जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर किया जाता है तो गैर कानूनी है। किसी भी इंसान के साथ उसके पूजा पद्धति, विश्वास, मान्यता, इसके आधार पर जो है उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और संविधान की मूल भावना से अगर कोई खिलवाड़ करे, अगर अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दायरे में ना रख करके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन करे, दूसरे की भावनाओं को आहत करे, तो उसका जवाब देने के लिए कानून है। अगर कोई उस कानून को तोड़ेंगे, उसका जवाब जो है कानून देगा। थोड़ा सा इसको और प्रिसाइज पूछता हूँ। राहुल गांधी जी कहते हैं हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है। भारत तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं। कांग्रेस की नज़र में, कन्हैया कुमार की नज़र में हिंदुत्व क्या है? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं बार बार दिया हूँ कि जैसे दूध से जो है दही बनता है, लेकिन जो है दूध से सिर्फ दही नहीं बनती है, उससे जो है अलग अलग मिठाइयाँ भी बनती है, चाय भी बनता है, कॉफ़ी भी बनता है। आप जानते हैं कि नफ़रत के आधार पे जो राजनीति होती है, वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलता है। धर्म के जो प्रतीक चिन्ह हैं, उसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है लोगों की भावनाओं को इस्तेमाल करने के लिए, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए। हिंदू धर्म एक बात है, हिंदू धर्म के आधार पर राजनीति करना बिल्कुल दूसरी बात है। क्योंकि जो व्यक्ति धार्मिक होता है, जो धर्म के आधार पर अपनी पूजा पद्धति को अपनाता है, वो धर्म का धारण कर रहा है अपनी मुक्ति के लिए, पुण्य के लिए। वो धर्म का धारण इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको उसके नाम पे राजनीति करनी है। लेकिन राजनीति में अगर कोई उस धर्म के प्रतीक का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका काम है उसके आधार पे वोट ग्रहण करना, उसके आधार पे वोट प्राप्त करना। इसीलिए राहुल जी ने कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व जो है वो अलग अलग है। जैसे आप पुरुष हैं, लेकिन ये जरूरी थोड़ी कि आप पुरुषवादी हैं। हर हिंदू जो है वो हिंदुत्व की राजनीति नहीं करता है, वो धर्म को धारण करता है। जिस धर्म में वो पैदा हुआ है, उसकी मान्यता को मानता है, उसके विश्वास को मानता है, उसके जो नियम कायदे हैं उसको मानता है। लेकिन धर्म के आधार पे राजनीति करना ये संवैधानिक। राहुल सिन्हा जी एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ। सर ने जो सवाल आपसे पूछा था प्रजापति सम्मेलन को लेके और जातियों में भेदभाव खत्म करने को लेके, जो आपने, मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा भेदभाव तो कन्हैया कुमार के साथ हो रहा है। आप वहाँ सम्मेलन में गए, तेजस्वी यादव भेदभाव करके आपसे दूर होकर गए नहीं वहाँ पे। और उधर कांग्रेस जो है, उसने आपको, इतने वक्त हो गया कांग्रेस में शामिल हुए, आपको कोई पद ही नहीं दिया, कुछ दे ही नहीं रहे हैं आपको। चलिए, आपने हमारी चिंता की, इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। लेकिन इसमें जो है ना पूरी सच्चाई नहीं है। उसमें महागठबंधन के सभी नेताओं को बुलाया गया था। जेडीयू के लोग भी थे, आरजेडी के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे। और हाँ, ये बात ठीक है कि उसमें जो है उप मुख्यमंत्री नहीं पहुँचे थे, उनका कोई और कार्यक्रम रहा होगा। लेकिन आप तो जानते हैं कि आप स्पष्टता से बात करते हैं, मैं बोल देना चाहिए आपको कि क्यों नहीं थे वो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और भेदभाव, अगर आपको लग रहा है कि मेरे खिलाफ कोई भेदभाव हो रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए, मेरे साथ जो है कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। दिल्ली की कुर्सी मिल जाएगी आपको। नहीं, ये भी कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएंगे आप। और ये भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि भेदभाव इंसान के साथ होता है, लेकिन उस भेदभाव के खिलाफ इंसान को अपनी आवाज़ जो है ना बुलंद करनी चाहिए, अपनी आवाज़ को मुखरता से रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उधार की बैसाखी से दोस्त कोई रेस नहीं जीता जाता है, इस बात को याद रखना। भेदभाव जरूर होगा आपके साथ, ठीक है, उसके खिलाफ आपको अपनी ही आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। सचिन पायलट जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? सचिन पायलट जो है कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार पे रोक लगना चाहिए। ये तो इस बताइए, भ्रष्टाचार पे रोक लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए ना, मुक्त कंठ से बोलिए। तो सचिन पायलट ये कह रहे हैं, इसमें क्या गलत है? सचिन पायलट कह रहे हैं कि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है
वो भ्रष्टाचार के खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर रही है। उन्होंने 3 पॉइंट दिए, मैं पूरा बच्चों को कर दूं। मुआवजा नहीं दे रहे हैं। आप वो जो 3 पॉइंट पे वो लड़ रहे हैं, मैंने यही कहा, वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? आप प्रश्न जो पूछे उस प्रश्न को मैं पूरा कर रहा हूँ। सचिन पायलट जी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार वसुंधरा राजे की सरकार के वक्त में, इसीलिए मैं कहता हूं सर, आप ईमानदारी से हम आपके साथ बिल्कुल रहेंगे। ईमानदारी से पूछा हमने। वसुंधरा राजे की सरकार के वक्त में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अरे किसी के राज में जो है कोई भ्रष्टाचार हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं, होना मैं आपको एक चाहिए। चीज है कि नहीं? एक सेकंड। तो क्या गहलोत जी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? सचिन पायलट के उसी रोड शो में उसी जिस तरीके से उनका जनसंपर्क अभियान चल रहा था, मैंने उनका इंटरव्यू किया। सचिन पायलट ने ऑन कैमरा टीवी 9 के इंटरव्यू में कहा कि ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। वो अपनी पार्टी, अपनी सरकार के खिलाफ ही बोल रहे थे। आप बताइए। और मेरे ऑन कैमरा उन्होंने बोला ही नहीं, मुझे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि सचिन पायलट अभी ऑन कैमरा ये बात कहेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, तो मैं मान लेता। मैंने उनका इंटरव्यू लिया, चलते हुए लिया, बोले, मैंने उनसे पूछा ये सवाल 2 बार कि आपको लगता है आप कि वो कह रहे मिले हैं, हुए मैं मान लेता हूं, लेकिन ऐसा कौन करेगा भाई? आप बैल मार, मुझे ऐसा कौन करेगा? ठीक है। अब जो मेरा एक यहाँ पर जिस तरीके से चीजें आ रही हैं उसमें कुछ सवाल ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उनको एंटी नेशनल, उनको एंटी हिंदू बताया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो इससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, आप जब ये सवाल पूछते हैं ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके इस सवाल को आपके दर्शक बहुत बखूबी समझते हैं, क्योंकि उनके व्हाट्सएप पे सुबह शाम मैसेज आता है। आपने देखा होगा कि वीडियो को कैसे जो है आगे पीछे से काट करके उसको चलाया जाता है, कैसे जो है एक इंसान को जो है उसके अंदर समझ नहीं है, वो गलत बात कर रहे हैं, वो देश के विरोध में बोल रहे हैं। ये तो दोनों पक्षों की तरफ से होता है। नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं? ये बात नहीं, दोनों तरफ से। मैंने जो है किसका वीडियो काट करके जो है वीडियो लगा दिया है? आपने नहीं काटा है, लेकिन हमने कई आईटी सेल्स तो होते हैं ना, कई जगह हमने देखा है किस किस के लगते रहते हैं। ये अनैतिक है ना सर, ये अनएथिकल है ना, ये इसको कोई सही थोड़ी कहेगा। झूठ के आधार पर राजनीति करना ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। आप बताइए कि हमारे देश में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, पार्लियामेंट में हर सरकारी डॉक्यूमेंट पे सत्यमेव जयते रहा जाता है। उस सत्यमेव जयते के देश में झूठमेव जयते हो रहा है और उसको हम सही कैसे मानेंगे सर? ये गलत है। ये आपके साथ हो जाए, मेरे साथ हो जाए, किसी के साथ हो जाए, गलत सवाल है। अगर एंटी नेशनल, एंटी हिंदू ये छवि बनाई जा रही है तो इसको वापस लाने के लिए, छवि को वापस बनाने के लिए क्या किया जाएगा? मैं अभी आ रहा हूँ, अभी इसके इसी में सवाल आ रहा हूँ मैं, एक मिनट। हाँ, इसके लिए क्या किया जाएगा, वो कैसे किया जाएगा? मेरा मानना यह है कि सत्य को किसी गवाही की जरूरत नहीं होती है। खाया हुआ शरीर और नहाया हुआ शरीर नहीं छुपता है। आप सत्य की राह पे टिके रहिए, सत्य एक ना एक दिन सामने आ जाएगा। आप ही मुझे बताइए कि मैं आम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर के ये कहूँ कि ये तरबूज है, तरबूज है, तरबूज है, तो आम तरबूज हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना। झूठ की भी अपनी एक सीमा होती है। धीरे धीरे मैं आपको कह रहा हूँ, आप बोलते हैं टाइम के चलते सब ठीक हो जाएगा। सत्य के राह पे आप जो है निरंतर आगे बढ़ते रहिए, झूठ अपने आप किनारे हो जाए। हर्षवर्धन जी, आपका उस पर सवाल? मेरा सवाल वही है, उम्मीद करूंगा कि इस बार कन्हैया कुछ जो अपशब्द होते हैं वो सब नहीं बोलेंगे। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, उस आइडियोलॉजी ने लंबे समय तक इंदिरा गांधी जी से लेकर कांग्रेस की सत्ता के साथ हो चलते रहे लगातार। वो एक जिसको कहें कि एक आइडियोलॉजी के तौर पर, एकेडमिक्स के तौर पर वो समर्थन रहा। क्या अभी ऐसा लग रहा है, जो आरोप लगता है, जिसको आपने कहा कि एंटी हिंदू छवि हो जाना, या जिसको आप कह रहे हैं कि एक एंटी नेशनल छवि हो जाना, उसमें कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोगों का राहुल गांधी के आसपास बहुत ज़्यादा हो जाना, इसका भी कुछ योगदान है? देखिए, ये तो बात जो है अपने अपने तरीके से बनाई जाती है। आपने कहा कि इंदिरा गांधी, आरोप लगता है ये, इसलिए मैंने मतलब नहीं। देखिए, आप एकदम बोले हैं पत्रकार भाषा में, एकदम हम जब वैसे ही जवाब देंगे। हाँ, बिल्कुल वही दीजिए, उम्मीद यही कर रहा हूं। आपने जो कहा कि आरोप लगता है, और आपने जो है इतिहास का एक संदर्भ दिया कि इस देश का इतिहास ये है कि कई बार जो है ये लोग गठबंधन में रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, गठबंधन शब्द मैंने नहीं कहा, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। कांग्रेस पार्टी के साथ आइडियोलॉजिकली कम्युनिस्ट पार्टियां खड़ी दिखती रही, कम्युनिस्ट खड़े दिखते रहे, लेकिन पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर राहुल गांधी के इर्द गिर्द इतने कम्युनिस्ट नेता हैं। क्या इसकी वजह से एंटी नेशनल और एंटी हिंदू जैसा ठप्पा ज्यादा लग रहा है? नहीं, एक तो कम्युनिस्ट होना एंटी नेशनल और एंटी हिंदू होना नहीं है। ये बात अपने आप में फैक्चुअली इनकरेक्ट है, इसको हटा दीजिए।
दूसरी बात आपने कहा कि कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग राहुल गांधी के इर्द गिर्द हैं, ये बात भी गलत है, इसको भी आप हटा नहीं है वो लोग कम्युनिस्ट बिल्कुल एक आइडियोलॉजी वाले नहीं। आप उसको कैसे देखेंगे? आप पार्टी की संरचना देखेंगे, आप CWC देखेंगे, आप जो है AICC के सेक्रेटरी को देखेंगे, आप जनरल सेक्रेटरीज को देखेंगे, या जो देश में जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है उसके चीफ मिनिस्टर को देखेंगे, तो आप उसको देखेंगे तो कहीं से भी ये फैक्चुअली सही नहीं है। या आप राहुल गांधी जी के ऑफिस को देखेंगे, उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनका पृष्ठभूमि देखेंगे, उसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जहाँ ये आरोप जो है वो टिकता हो, एक बात। और दूसरी बात, ये बात बोलना अपने आप में जो है बहुत हास्यास्पद है कि कम्युनिस्ट विचारधारा एंटी नेशनल है।